अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मैं ना सिर्फ़ एक साइकियाट्रिस्ट और एक थेरेपिस्ट की जगह से बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से जो गुज़री हूँ, उसकी बेसिस पे आपसे बात शेयर करूँगी। छोटी-सी एक न्यूज़ है, छोटी-सी नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली अल्लाह ताला ने हमें भी औलाद से नवाज़ा है। सो आई हैव हैड अ बेबी गर्ल रिसेंटली और मैं अभी भी पोस्टपार्टम फ़ेज़ से गुज़र रही हूँ। और मैंने बहुत सी औरतों को देखा है स्ट्रगल करते हुए पोस्टपार्टम फ़ेज़, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है और हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो आज की वीडियो है उन तमाम औरतों के लिए जो इस वक़्त पोस्टपार्टम फ़ेज़ से गुज़र रही हैं। सो मेबी माय वीडियो विल हेल्प यू गेट थ्रू। कोई एक पॉइंट भी आपको हेल्प कर गया सो इट्स गोना बी गुड, बिकॉज़ इस वक़्त छोटी-सी भी चीज़ जो होती है ना, वो आपको हेल्पफुल हो सकती है। सो मैं इससे गुज़री हूँ एंड आई टोटली गेट इट। मैं अभी भी गुज़र रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था आज नीचे आना, स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, ये मेरे लिए एक माइलस्टोन है। सो आई गेट इट, इट्स नॉट ईज़ी। सबसे पहली तो बात ये बहुत का लाइफ़ का बहुत बड़ी ट्रांज़िशन है। जैसे हम बड़े होते हैं ना, जैसे एक बच्चा टीनेज ईयर्स में आता है तो डेवलपमेंट में बहुत सारे साल लगते हैं, राइट? ऐसे लगता है कि जो माँ बनना है, इसमें हमें सिर्फ़ 9 महीने ही दिए जाते हैं। शायद हमें और टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांज़िशन है। सो सबसे पहले जो एक फीलिंग आती है ना, क्या मैं टूटी हुई हूँ? क्या मैं ब्रोकन हूँ? क्या मेरी जो है ज़िंदगी, जो मेरा जिस्म है, ये कभी ठीक होगा भी नहीं? ये एक ऐसा बहुत ही फ्रेजाइल फ़ेज़ है एक औरत के लिए। आपकी बॉडी के अंदर इतने चेंजेज़ होते हैं, सो वी हैव टू बी जेंटल विद योरसेल्फ। आप टूटे हुए नहीं हैं। आपकी बॉडी हीलिंग के थ्रू गुज़र रही है, इसको एक्स्ट्रा लव और केयर की ज़रूरत है। आपकी सबसे ज़्यादा लव केयर आप हम अपनी सोच के थ्रू ही अपने साथ हार्श हो सकते हैं। तो हमने अपनी सोच को अच्छा रखना है, अपनी तरफ भी, अपना ख़्याल रखना है, अपने आप को शीशे में देख के हार्श नहीं होना या अपने जिस्म को देख के गुस्से नहीं होना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। अपने आप को टाइम देना है हील करने के लिए। नंबर 2, कहते हैं ना कि जब बच्चा सो जाए, इट्स नॉट दैट ईज़ी। आई नो, बच्चा एक रूटीन से नहीं सोता और जब से बच्चे को आप दूध पिलाते हो, फिर वो सोता है और बाय द टाइम हम उसको सो जाता है तो उसकी दूध के नेक्स्ट टाइम हो जाता है। तो आई गेट इट, इट्स नॉट ईज़ी एंड सम बच्चे, कुछ बच्चों में कॉलिक होता है, कुछ अकेले नहीं सो पाते, सिर्फ़ गोद में सोते हैं। जैसे मेरी बेटी को सिर्फ़ गोद में सोने की आदत है, बहुत मुश्किल है। सो ईज़ियर सेड देन डन। शुरू में मैं ये एडवाइस दूँगी, वो करें जो आपको सूट करता है। अगर तो बच्चा सिर्फ़ गोद में सोता है, आपके लिए जो कन्वीनिएंट है, उस तरीके से, किसी न किसी तरीके से, अगर आपको घंटे-घंटे की भी नींद मिल रही है ना, तो उसको इकट्ठी होके, तो अगर दिन में अगर आपको 4 घंटे नींद मिल जाती है, 5 घंटे, तो ज़रूर उसको लें। बगैर, जो रिसर्च की गई है, 4 घंटे से कम नींद के ऊपर औरत गुज़ारा नहीं कर सकती। फिर हमारा ब्रेन जो है, ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली, फिर हमारा ब्रेन स्टेबल नहीं रहता। तो हमें पोस्टपार्टम फेज़ में हम माँ को कहते हैं ना कि नींद पूरी करो, कोई अच्छी एडवाइस नहीं, क्योंकि आसान नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगी, किसी तरीके से 4 से 5 घंटे भी नींद का एम करें, मिल जाए। अगर आपके पास, लेट्स से हम फीडिंग पे आते हैं अभी, हेल्प और फीडिंग कंपाइल कर देते हैं। कोई हेल्प है, और ये मैं कहूँगी, ये मैंने पर्सनली इसमें से गुज़री हूँ, पहले सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड ख़्याल करते, लेकिन ये जो बच्चे का ख़्याल रखना है ना, मेरे हिसाब से ये 2 लोगों का काम नहीं है। एटलीस्ट 3 टू 4, क्योंकि देखिए, मैं आपको इस तरह से कहूँगी कि मैं अपनी मेडिकल ट्रेनिंग में 10 साल से गुज़री हूँ, जिसपे मेरी 72 आवर कॉल्स भी हुई हैं, 36 आवर कॉल्स भी हुई हैं, ईआर शिफ्ट भी हुई है, जिसमें सारी रात आप जागते हो, पेशेंट्स की हेल्प करते हो। लेकिन जो माँ बनने का जो फ़ेज़ गुज़रा है ना पोस्टपार्टम, मुझे इस ये सबसे मुश्किल लगा है। ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई रिलीफ़ नहीं है, क्योंकि आप 24 घंटे ही आप कर रहे हो और अगले दिन भी 24 घंटे और फिर अगले दिन ऐसे लगता है कि ये कभी रुकेगा नहीं। सो लेट्स पॉज़, आई वांट टू लेट यू नो, पहली बात ये कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस पे हम थोड़ी-सी हेल्प ऐसे लेकर आएँगे। किसी तरीके से अगर आप कर सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा, कम से कम 3 लोग, यानी आप, आपके पार्टनर अगर हैं, या आपकी कोई बहन, आपकी अम्मी, हस्बैंड या सास, कोई 3 से 4 लोगों और नैनी या डे केयर तो शुरू में नहीं, सॉरी, नैनी, कोई भी आपकी कम्युनिटी में कोई भी आपको अगर हेल्प कर सकता है, तो ये कम से कम 3 लोगों की जॉब है, ताकि आपको मेबी एक फीड जो है, आप अगर कंप्लीटली फीडिंग पे आ जाते हैं, अगर आप कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और उसमें फीडिंग का कोई रूल नहीं है, प्लीज़ इसका गिल्ट अपने पे मत लेकर आएँ। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, इट्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। ठीक है, आपको वो पंपिंग का भी बताएँगे, फिर फ़ॉर्मूला फीडिंग भी है। सबसे बेहतरीन बच्चा वो है जो कि जिसका पेट भरा हो। आप ट्राई करें अगर आपने करना है, लेकिन आप अपनी फैमिली और अपनी प्रायोरिटीज़ को सूट करते हुए देखें, अपनी बॉडी को देखते हुए, कि आपके लिए फीडिंग का कौन-सा तरीका बेस्ट है।
लेट्स से आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, तो मैं वो स्लीप वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो आप पंप करके 1 फीड को या 2 फीड को आप पंप करके बॉटल में फ्रिज में रख सकती हैं और वो 2 फीड्स अगर आपके हस्बैंड दे देंगे तो आपको 4 घंटे नींद इस तरीके से मिल जाएगी। तो किसी तरीके से आपने हेल्प ज़रूर लेनी, या रात की ड्यूटी आपने पूरी की है तो सुबह उठते ही 2 फीड्स आपके अगर हेल्प जो आपकी सपोर्ट वो कर देती है तो आपको सुबह के 3 घंटे नींद मिल जाती है एंड देन यू कैन मूव ऑन। सो हेल्प जहाँ से भी मिलती है ज़रूर लें। उसपे गिल्टी ना हो कि मेरा बच्चा, मुझे पता है ये फीलिंग्स भी आती है कि मेरा बच्चा मैं किसी और को क्यों दे दूँ। देखिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को ये समझाना कि हम 24 घंटे और हर रोज़ काम नहीं कर सकते। हेल्प, और फिर हम बीमार हो जाएँगे और फिर हम बच्चे का ख़्याल नहीं रख सकेंगे। सो टेक द हेल्प। उसके बाद फिर ग्रीफ आता है। देखें, येस इट्स अ बिग साइकोलॉजिकल शिफ्ट। वो ज़िंदगी जो पहले थी आपकी, वो नहीं हो सकती 100%। तो इस बात को पहले हमें ग्रीव करना है और फिर हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाएँगे। दैट्स ओके। उसको याद करना कि मेरी जो पुरानी ज़िंदगी थी और उसको याद करके अगर थोड़ा-सा दुःख होता है तो दैट्स ओके। उस दुःख को फ़ील करें, उस फ़ीलिंग को दबाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नेचुरल है। वो वाली लाइफ़ दोबारा से नहीं आ रही। लेकिन ये एक नई ज़िंदगी है, एक नई खूबसूरती है, और अपने आप को इस गिल्ट में भी नहीं डालना कि मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है, अल्लाह ताला की तरफ से एक औलाद मिली है और मैं पिछली लाइफ को मिस कर रही हूँ, या मैं बहुत थकी हुई हूँ, या मैं रिज़ेंट कर रही हूँ। दोनों चीज़ें इकट्ठे हो सकती हैं। आप शुक्रगुज़ार भी हो सकते हैं और आप थके हुए भी हो सकते हैं। सो थके हुए इंसान के लिए शुक्रगुज़ार होना मुश्किल होता है, लेकिन अपने आप को इस बात पे जज बिल्कुल ना करें। उसके बाद अपनी ये देखें प्रायोरिटीज़ क्या हैं। घर को साफ करना ज़रूरी नहीं है, डिशेज़ गंदी हैं, कपड़े नहीं धुले हुए, बेड नहीं बना हुआ, दैट्स ओके। अपनी प्रायोरिटीज़ देखें, हाँ, मैं नहा लूँ और डिशेज़ आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट। आप थोड़ी-सी बॉडी मूवमेंट मैं कर लूँ, बेशक बच्चे को पकड़ के ही, दैट इज़ माय प्रायोरिटी, और मैंने बच्चे का ख़्याल कर लिया। घर गंदा है, गेट सम हेल्प, किसी ने करना है तो गंदा पड़ा रहने दें। जो फारिग हैं वो आके हेल्प कर सकते हैं आपकी। लेकिन उस बात पे अपने आप को परेशान ना करें कि मेरी अलमारी गंदी है, बर्तन पड़े हुए हैं। प्रायोरिटीज़ अब आपकी आपकी पर्सनल हेल्थ है और बच्चे की हेल्थ है। उसके बाद याद रखिए, उस वक़्त लगता है कि शायद ये फ़ेज़ कभी नहीं गुज़रेगा। उस वक़्त क्या होता है कि बच्चा इतना छोटा होता है, आपको लग रहा होता है कि शायद इसने हमेशा इतना ही हाई नीड्स रहना है। जैसे मेरे लिए शुरू-शुरू में बहुत बहुत मुश्किल था ये सोचना कि मैं काम पे वापस कैसे जाऊँगी? इस बच्चे की तो बहुत ज़्यादा नीड्स है, मेरी बेटी की। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया है और अभी मैं इसमें से अभी भी गुज़र रही हूँ, आपको लगता है कि बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो उसकी आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट और आता जाता है, अपने में ट्रस्ट आता है, बच्चे की एबिलिटी और रेज़िलियंस में ट्रस्ट आता है कि बच्चा अब इतना हाई नीड्स नहीं है जितना शुरू में था, तो शायद मेरी एब्सेंस में कुछ ठीक रह सके। वैसे इस वीडियोज़ का मैं कब से सोच रही हूँ, लेकिन आज मेरे में हिम्मत आई कि आज थोड़ी देर वो अपनी दादी की गोद में है और मैं थोड़ा-सा टाइम लेकर आके रिकॉर्ड कर सकती हूँ और मैं इतना स्ट्रेस नहीं हो सकती। एंग्ज़ायटी मैंने भी फ़ील की है बहुत ज़्यादा, अपने से दूर किसी को भी दे दिया एंग्ज़ायटी हो रही होती है। बट रिमेंबर, इट डज़न्ट लास्ट फॉरएवर। वक़्त के साथ ईज़ी होता जाता है, जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, डिफरेंट फ़ेज़ में जाते हैं। उस वक़्त लगता है कि शायद यही हमेशा रहेगा, बट इट डज़न्ट। और अगर रोना आता है रोज़ तो रोएँ, मुझे भी रोना आया, वो हार्मोन्स होते हैं, दैट्स ओके। इतने हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एक डिफरेंट हाइट पे होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है और फिर धम डिलीवरी के बाद वो ड्रॉप कर जाता है। रोना आ रहा है, लेट योरसेल्फ क्राई। मैं ये नहीं कहूँगी रोने को दबाएँ, रोने को रोने दें। रोएँ, अच्छा खाना खाएँ, अपनी फ़िज़िकल सेहत का ख़्याल रखें। किसी न किसी तरीके से अगर नींद, अगर आपको मैंने कहा ना 3 से 4 घंटे मिल जाती है जिस तरीके से हेल्प के साथ, तो वो ज़रूर करें। अपने आप के साथ अपने जबर ना करें, गिल्ट ना करें। अगर आपको फ़ॉर्मूला फ़ीडिंग देनी पड़ रही है दैट्स ओके। वैसे ही कुछ लोगों को, अगर मैं ब्रेस्ट फ़ीडिंग की बात करूँ तो दूध आते-आते 3 से 4 हफ़्ते लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पंप करते रहें, ट्राई करते रहें। अब मैं लैक्टेशन की डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन इससे मुझे पता है बहुत लेडीज़ की हेल्प होती है कि क्यों नहीं मेरा दूध आ रहा। उसमें आप पंप यूज़ करें, और मैं कहूँगी, मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे थोड़ा-सा आपकी सपोर्ट के लिए कह रही हूँ। पंप करते रहें, करते रहें, करते रहें, अगर आपकी ये प्रायोरिटी है। और अगर आप पंपिंग से थक गए तो मत करें। जो आपको सूट करता है वो करें। शुरू में शायद बच्चे छोटे भी होते हैं तो वो लैच भी नहीं कर पाते और मुकम्मल तरीके से वो ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल नहीं होती। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है
तो फिर आप पंप करते रहें और वेट करें। जैसे-जैसे बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है, वो लैच भी बेहतर करता है। आप पंप करते रहते हैं, आपकी सप्लाई रुकती नहीं है और फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे आ सकते हैं। और अगर आप 50-50 भी कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन फीड भी कह रहे हैं, तो भी ओके। और अगर इवन 70-30 भी है, दैट्स ऑल्सो ओके। सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी, जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी, फिज़िकल हेल्थ अच्छी, आप बच्चे के लिए अच्छी माँ बन सकते हैं। और बच्चे का पेट भरा हुआ है, तो फिर बच्चा अच्छा बड़ा होगा। तो अपने आप को और आपको एक और पर्सपेक्टिव इस पे मैं देना चाहूँगी। मुझे पता है मैं आज बड़ी स्कैटर्ड हूँ, आप याद रखिए दिस इज़ अ मम्मी ब्रेन टुडे। सो आपको मेरे साथ भी पेशेंट होना पड़ेगा। और फिर एक और बात भी देखिए, पिछले ज़मानों में जो पुरानी कम्युनिटीज़ थी उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेट नर्स भी था। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो बहुत सी औरतें अब गिल्टी होती है कि मेरा दूध नहीं आया, मैंने ब्रेस्ट फीड नहीं किया। तो याद रखें, आसान नहीं है। ऐसा नहीं होता हर औरत का बड़ा जी फ्लो के साथ ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, नहीं। बहुत से केसेज़ में पिछले ज़माने में भी होता था, नहीं होता था, तो कम्युनिटीज़ में और औरतें होती थी। और मैं ये नहीं कह रही ये हलाल है या हराम के कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जा रही, मैं बताने जा रही हूँ कि पिछले ज़मानों में भी चलें फ़ॉर्मूला नहीं था, तो फिर किसी और का दूध ले लिया जाता था बच्चे को देने के लिए। तो अपने पे इस बात से मत अपना गिल्टी हो कि क्यों मैं खुद क्यों नहीं दे पा रही बच्चे को अपना दूध। दैट्स ओके, फॉर्मूला फीड इसीलिए है ताकि बच्चे हेल्दी रहें। और ब्रेस्ट फीडिंग इतनी नेचुरल और 100% यूनिफॉर्म नहीं होती कि हर एक का दूध बहुत फ्लो से पहले दिन से ही आ रहा हो। टाइम लग जाता है या कुछ का नहीं भी आता। कुछ बच्चे लैच नहीं भी करते और उनको निप्पल के साथ बॉटल फीडिंग ही सूट करती है। सो अपने साथ प्लीज़ गो ईज़ी। अपने पे किसी भी जो आपको तरीका सूट करता है, जो आपके बच्चे के लिए और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट है, वो करें। अपना ख़्याल रखें, जब आप अच्छी हेल्थ होगी, तो फिर आपके बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी और इंशाल्लाह बच्चे जैसे बड़े-बड़े होते जाते हैं, इट गेट्स ईज़ियर डे बाय डे, लिटिल बाय लिटिल। उसके बाद एक ख़ास बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ तो रोना-आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको लगता है खुद को ख़त्म करने के ख़्यालात आ रहे हैं, बहुत शिद्दत से। बच्चे को खुदा ना ख़ास्ता हर्ट करने के ख़यालात आ रहे हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से और इतनी सैडनेस है कि बच्चे का ख़्याल भी नहीं रखा जा रहा, अपना ख़्याल भी नहीं रखा जा रहा। प्लीज़, प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। देयर आर मेडिसिन्स जो इस फ़ेज़ में खाई जा सकती हैं, जो इवन ब्रेस्ट फ़ीडिंग के साथ भी एक्सेप्टेबल हैं। सो एक छोटा-सा क्वेश्चनर होता है, वो डॉक्टर आपसे PHQ-9 भी कहते हैं और भी और क्वेश्चनर्स हैं। छोटे तो कुछ सवालात के थ्रू समझ आ जाती है कि हमारी डिप्रेशन कितनी सीवियर है। कुछ मैंने कहा ना, कुछ ब्लूज़ और कुछ रोना-आना इज़ नॉर्मल, लेकिन कुछ अगर वो हद से ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए दवाइयाँ भी मौजूद हैं और थेरेपी भी लेना इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मैं कहूँगी वो ज़रूर लें और जैसे मैंने कहा दवाइयाँ जो ब्रेस्ट मिल्क में हर्ट नहीं करती बच्चे को, सो वो लेना बिल्कुल टोटली नॉर्मल है। अपना जो है आपकी सेहत के लिए जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो टूल्स सारे लें। अगर नींद बिल्कुल उड़ गई है तो देयर आर सम मेलाटोनिन जो है वो बिल्कुल ठीक है और ब्रेस्ट मिल्क के साथ मोस्टली एग्रीबल है, डॉक्टर से रुजू करके करें। तो क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो बच्चे की भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो ज़ाहिर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही दवाई ली जाती है, लेकिन मैं कहूँगी हेजिटेट मत करें। डॉक्टर, थेरेपिस्ट का ज़रूर हेल्प लें एंड अगर आपके डिसीजन लिए कि इतने सिम्पटम्स हो गए कि दवाइयाँ लेनी हैं, तो लें, ज़रूर उनसे लें। दे आर ओके इन ब्रेस्ट फीडिंग एज़ वेल। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।